Greetings 12th class political science students. Welcome back to our channel. Hope you all are doing great, and it is going to be 13th part of the chapter regional aspirations. In last class we have discussed the scenario, or you can say the lessons from the particular regional aspirations, particular demands of the separate states. We have understood that yes, if the demands are rising for the separatism, not separatism but for autonomy, it is natural, right? Because people will feel na, if we have adopted democracy, so it means there should be some kind of autonomies, right? So if the people are demanding for more and more autonomy, so these things are natural in democracy, not to worry about that. Along with that, we have also discussed कि requirement किसकी है, rather than repressing them, बल्कि बात क्या होनी चाहिए, we should try to do the solution with the negotiations. This also we have discussed. फिर हम लोगों ने क्या स्टडी किया कि पावर शेयरिंग क्या है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. मतलब जब आप फेडरलिज्म वर्ड यूज करते हो तो इट मीन्स पावर मस्ट बी शेयर्ड ना, और पावर अगर शेयर है तो मतलब पावर स्टेट के पास भी होनी चाहिए, राइट? स्टेट शुड ऑल्सो हैव सम पावर ना. इट मीन्स दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि हमारी कंट्री में फेडरल स्ट्रक्चर है. उसके अलावा और हमने क्या स्टडी किया कि एक बैलेंस होना चाहिए, राइट? मतलब बैलेंस कैसा होना चाहिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, बिकॉज व्हेन वी विल बी एबल टू सी कि हमारी कंट्री में इम्बैलेंस है कहीं भी ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, तो जो लीस्ट डेवलपमेंट पार्ट होंगे ना, ऑफ कोर्स दे विल बी फीलिंग दैट yes, government is not paying attention to us, that's why it is better to, even they will be demanding, they can demand for the separatism also, right? So all these things we have discussed in last class. There is a one point that was mentioning that rather than repressing the things, we should try to negotiate, right? तो अब हमने जितनी भी आप लोगों ने कंटेक्स्ट पढ़े, चाहे वो आपने मिजोरम का कंटेक्स्ट पढ़ा, चाहे आपने आसाम का कंटेक्स्ट पढ़ा, चाहे वो आपने नागालैंड का भी कंटेक्स्ट पढ़ा, there was a person who was trying to do peace agreement, right? जो हर एक स्टेट के साथ पीस एग्रीमेंट करने की कोशिश कर रहा था, बिकॉज ही वॉज वेरी मच अवेयर कि हमारी कंट्री में कैसा सिस्टम होना चाहिए, देयर शुड बी नेगोशिएशंस, राइट? एंड हु वाज द पर्सनालिटी? मिस्टर राजीव गांधी, राइट? तो अब उसी पर्सनालिटी के बारे में, उन्हीं के बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं. हु वाज ही एंड व्हाट डिड ही डू, राइट? सो लेट अस हैव अ लुक. मिस्टर राजीव गांधी, सबको पता है जब 1984 में असैसिनेशन हो जाएगा इंदिरा गांधी का, तो उनकी डेथ के बाद ये क्या बनेंगे, हमारी कंट्री के न्यू प्राइम मिनिस्टर, राइट? सो राजीव गांधी 1944 टू 1991, ये इनका टाइम पीरियड है, स्मॉल टाइम पीरियड रहा, राइट? अब देखो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बिटवीन 1984 एंड 1989, एक ही टेन्योर ये पूरा कर पाएंगे. उसके बाद इनको, अगर इनका पता आपको पता हो तो इनको भी एक टाइप से बॉम्ब की वजह से इनको भी एक टाइप से मारा ही गया था, इनकी नेचुरल डेथ नहीं हुई थी, राइट? और इनकी डेथ हुई क्यों थी, इनको मारा क्यों था? क्योंकि उस टाइम पे इन्होंने जो कोशिश की थी ना, दैट वाज फॉर द श्रीलंकन तमिल्स. क्योंकि इन्होंने क्या फील किया कि जो तमिल्स हैं दे आर माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया, दैट्स व्हाई ही वर्कड फॉर द राइट्स ऑफ दोस पीपल. एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट श्रीलंका थॉट कि कहीं ना कहीं इन्होंने हमारे इंटरनल रिलेशन में क्या किया है, इंटरनल रिलेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की है. तो वहां से क्या हुआ, वहां से ही हमारे और श्रीलंका के रिलेशन खराब हुए, और कहीं ना कहीं उन्हीं इंसिडेंट्स को हम रिस्पॉन्सिबल मानते हैं फॉर द, इनको भी आप असैसिनेशन नहीं मान सकते हो हालांकि उनकी डेथ के लिए, राइट? अब देखो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बिटवीन 1984 एंड 1989, सन ऑफ इंदिरा गांधी, जॉइन एक्टिव पॉलिटिक्स आफ्टर 1980. 1980 में इन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट करना शुरू किया था पॉलिटिक्स में. रीच्ड अग्रीमेंट्स विद मिलिटेंट्स इन पंजाब. देखो जितने भी आप लोगों ने कंटेक्स्ट स्टडी किए, सब में आपने क्या पढ़ा, दैट राजीव गांधी एंड पर्टिकुलर पर्सन, राजीव गांधी एंड दैट पर्टिकुलर स्टेट लीडर, है ना, उन्होंने नेगोशिएशंस के लिए एग्रीमेंट्स किए, अकॉर्ड किए. तो यहाँ पर भी क्या कि इन्होंने किस किस के साथ एग्रीमेंट किए, पंजाब के साथ भी, मिजोरम के साथ भी, एंड द स्टूडेंट यूनियन आसाम, आसू याद आ रहा है, और आसाम स्टूडेंट्स यूनियन, राइट? तो सभी के साथ इन्होंने क्या किया, इन्होंने कोशिश की थी नेगोशिएट करने की. उसके बाद प्रेस फॉर मोर ओपन इकोनॉमी एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी. और देखो इन्होंने कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के लिए भी वर्क किया, एंड ही वाज द पर्सन हु क्लियरली एंड यू कैन से हु करेक्टली इवेल्युएटेड द थिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी. उन्होंने क्या फाइंड आउट किया कि अगर हम 100 रुपीज सेंटर ग्रांट करेगा ना, मतलब ही वाज द पर्सन जिसने करेक्टली इतना इवेल्युएट कर लिया सच में. उन्होंने क्या बताया कि इन आर कंट्री, सोचो कि 100 रुपीज ग्रांट हुए हैं किसी पर्टिकुलर चीज के लिए, पर्टिकुलर पुअर पीपल के लिए, तो देखो क्या होगा कि जब तक ये बोलते कि जब तक वो चीज
फाइनली उस पर्सन के पास जाएगी ना, तब तक उसका कितना बचता है, सिर्फ 1 रुपया बचता है। मतलब ही वॉज एबल टू एक्सेप्ट कि ये हमारी कंट्री में इतनी सारी प्रॉब्लम्स है रिगार्डिंग करप्शन, और कहीं ना कहीं वो बिल्कुल सही भी थे। आज भी अगर आप अपने आसपास का सिनेरियो देखते हो तो यू विल बी फीलिंग इट कि गवर्नमेंट जितना पैसा ग्रांट करे कभी भी उतना पैसा यूटिलाइज होता ही नहीं है किसी भी स्कीम के रिगार्डिंग। सो ही वॉज द पर्सन हु क्लियरली इवैल्यूएटेड द सिचुएशन, राइट। और इसके अलावा उन्होंने क्या किया, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, राइट। उन्होंने हमारी कंट्री की इकोनॉमी के रिगार्डिंग और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, क्योंकि इनका मानना था कि अगर कंट्री को डेवलप करना है तो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी शुड बी देयर, राइट। तो इन्होंने क्या किया, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी पर फोकस किया। सेंट इंडियन आर्मी कॉन्टिजेंट ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ श्रीलंकन गवर्नमेंट टू सॉर्ट आउट सिंहालाज तमिल कन्फ्लिक्ट। ये सिंहाला तमिल कन्फ्लिक्ट आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा। आप लोगों ने क्या पढ़ा होगा कि श्रीलंका की सिचुएशन क्या थी कि वहां पर सिंहाला ग्रुप जो था मेजोरिटी में था, राइट। तो उसमें उन्होंने क्या कर दिया, जो सिंहाला लैंग्वेज थी ना उसको ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया, बुद्धिज्म को ऑफिशियल रिलीजन डिक्लेयर कर दिया, और क्या बोला गया, जो तमिल पीपल है, क्योंकि तमिल बेसिकली दे वर माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया, तो इतने दिनों से वहां पर रह रहे उन लोगों को एज अ सिटीजन भी एक्सेप्ट नहीं किया गया श्रीलंका के लिए। तो इस वजह से प्रॉब्लम अराइज हो गई, राइट। तो फिर क्या हुआ, जब प्रॉब्लम अराइज हुई तो यहां पर देखो, हालांकि श्रीलंका ने उनसे हेल्प मांगी थी एक टाइप से, राइट, मतलब आर्मी सेंड की पीस मेंटेन करने के लिए, बट कहीं बाद में फिर प्रॉब्लम अराइज हो जाएंगे हमारे श्रीलंकन रिलेशन के बीच में, राइट। और वो क्या था, आप लोगों ने पढ़ा होगा 10th क्लास में, लिबरेशन फॉर तमिल टाइगर इलम, राइट। उसके बाद असैसिनेटेड बाय सस्पेक्टेड LTTE सुसाइड बॉम्बर, वही कि एक बार तो पीस मेंटेन हो गई, राइट, लेकिन फिर क्या हुआ, हमारे कन्फ्लिक्ट ऐसे ही चले कहीं ना कहीं। अब राजीव गांधी जी ने सोचा कि हमारी कंट्री के तमिल्स हैं तो इनके राइट्स के लिए मेरे को भी कुछ करना चाहिए, लेकिन श्रीलंका ने क्या सोचना शुरू कर दिया कि दिस इज द इंटरनल मैटर ऑफ श्रीलंका, व्हाई ही इज इंटरफेयरिंग। तो ऐसा माना जाता है कि जो LTTE है, लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर इलम, उन्हीं के ग्रुप्स ने क्या करना शुरू किया है, उन्हीं के ग्रुप्स ने एक टाइप से सस्पेक्टेड वे में सुसाइड बॉम्बर की फॉर्म में असैसिनेशन करा दिया राजीव गांधी जी का। दिस वॉज द स्टोरी अबाउट राजीव गांधी, राइट, हु वॉज द यंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, जिन्होंने कंट्री में कुछ बहुत सारे अच्छे चेंजेस करने की भी कोशिश की। देखो यूथ से रिलेटेड जो चेंजेस होंगे ना, जैसे यूथ की एज, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, इसकी एज पहले हमारी कंट्री में क्या थी, 21 थी, लेकिन उसको रिड्यूस करके 18 कब किया गया, इन द टाइम पीरियड ऑफ राजीव गांधी ओनली। हमारी कंट्री में डिफेक्शन हो रहा था बहुत ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज में, हम लोगों ने आयाराम गयाराम और सारी चीजें पढ़ी थी, राइट। तो उस आयाराम गयाराम की सिचुएशन को टैकल करने के लिए जब हमारी कंट्री में एंटी डिफेक्शन लॉ आता है, तो कब आए, इनके टाइम पीरियड में फर्स्ट वो इंट्रोड्यूस किया गया 1985 में। तो कुछ बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए थे, फाइन। नाउ लेट अस कम ऑन दी conclusion part, that is Goa only, because this part is the left, right. Goa liberation. Now what was the condition of Goa, because we are understanding the regional aspirations, तो how can we leave Goa, right. तो अब गोवा का क्या इशू है, Goa's liberation, although the British Empire in India came to an end in 1947, पूरी की पूरी कंट्री में क्या हुआ, 1947 में ब्रिटिशर्स का रूल ओवर हो गया, राइट। पुर्तगाल रिफ्यूज टू विड्रॉ फ्रॉम द टेरिटरीज ऑफ गोवा, लेकिन आप लोगों को और पता हो तो क्या हुआ था कि जो पुर्तगाली पीपल थे ना, पुर्तगीज पीपल थे, उनका कंट्रोल था गोवा के ऊपर, और टिल 1961 गोवा क्या रहा, गोवा वाज अ टेरिटरी अंडर द पुर्तगीज ओनली। मतलब उन्होंने क्या कर दिया, नहीं हम तो विड्रॉ करेंगे ही नहीं, हम तो, क्योंकि आप लोगों ने इंडियन लोगों से, मतलब आप जो इंडियन पीपल है उन्होंने ब्रिटिशर से फ्रीडम गेन किया ना, तो उन्होंने रिफ्यूज कर दिया विड्रॉ करने के लिए। Diu and Daman, and which were under its colonial rule since the 16th century. देखो अब 16th सेंचुरी में आप लोगों ने मॉडर्न इंडिया पढ़ा होगा ना, लोअर क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि हमारी कंट्री में क्या हुआ था, डिफरेंट कंपनीज एस्टैब्लिश हुई थी, कभी पुर्तगीज की, कभी डच, कभी फ्रांसीसी, कभी ब्रिटिशर्स, राइट। तो 16th सेंचुरी, और सबसे पहले आने वाले पुर्तगीज ही थे, वास्को डी गामा नेम आप लोगों ने सुना होगा ना, 1498, राइट। तो इन्होंने क्या बोला कि इन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं जाएंगे भाई, गोवा से भी नहीं रिमूव होंगे, दमन और दीव से भी नहीं जाएंगे, और जो टेरिटरी थी 16th सेंचुरी से इनके डायरेक्टली कंट्रोल में थी, दैट वी आर नॉट गोइंग टू मेक इट एम्प्टी, यू कैन से, हम यहां से विड्रॉ करेंगे ही नहीं। सो ड्यूरिंग देयर लॉन्ग रूल द पुर्तगीज सप्रेस्ड द पीपल ऑफ गोवा, डिनाइड देम सिविल राइट्स एंड कैरिड आउट फोर्स्ड रिलीजियस कन्वर्जन्स। अब देखो क्या क्या, अब देखो अगर पुर्तगीज पीपल हैं तो उन्होंने क्या सोचा कि ऐसे तो हम रह नहीं सकते ना, यहाँ पे गवर्नमेंट हमें बाहर निकालेगी, तो अपने लॉन्ग टर्म में उन्होंने बहुत ज्यादा एट्रोसिटीज भी किया लोगों के ऊपर। वो किस फॉर्म में, उन्होंने सप्रेस किया लोगों को, जो गोवा के पीपल थे उनको सप्रेस कर दिया,
लोगों को सिविल राइट कौन से होते हैं? फॉर बीइंग अ सिटीजन विच टाइप ऑफ राइट्स यू शुड हैव एटलीस्ट, तो सिविल राइट्स को भी नहीं दिया। एंड कैरिड आउट फोर्स रिलीजियस कन्वर्जन, और क्या करवा दिया? लोगों को जबरदस्ती उनका रिलीजन चेंज, कन्वर्जन ऑफ देयर रिलीजन, जबरदस्ती वो कराना शुरू कर दिया। फिर क्या हुआ? आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस द इंडियन गवर्नमेंट ट्राइड वेरी पेशेंटली टू परसुएड द पोर्टुगीज गवर्नमेंट टू विड्रॉ। राइट, मतलब हमने क्या बोला कि हम लोग तो पीसफुल तरीके से हमने कोशिश की कि भाई आप एटलीस्ट यहां से विड्रॉ हो जाओ। पोर्टुगीज गवर्नमेंट को हम लोगों ने बाहर निकालने की कोशिश की। फिर क्या हुआ? देयर वॉज ऑल्सो अ स्ट्रॉन्ग पॉपुलर मूवमेंट विद इन गोवा फॉर फ्रीडम, और फाइनली क्या हो गया? गोवा की टेरिटरी में बहुत मूवमेंट शुरू हो गया। फिर क्या हुआ? व्हेन दे स्ट्रेंथन बाय सोशलिस्ट सत्याग्रहीज फ्रॉम महाराष्ट्र, और फिर उसको स्ट्रेंथनिंग कहां से मिली? जहां से सत्याग्रह महाराष्ट्र में शुरू हुआ। फिर फाइनली क्या हुआ? इन दिसंबर 1961 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंड द आर्मी विच लिबर्टेड देयर टेरिटरी आफ्टर बेयरली 2 days of action. गोवा, दीव एंड दमन बिकेम यूनियन टेरिटरी। और फाइनली क्या होता है? फाइनली 1961 में जो इंडिया की गवर्नमेंट थी उसने आर्मी सेंड की वहां पे, और इन टेरिटरीज को लिबरलाइज करा, फ्री करवाया। राइट, मतलब 2 days के एक्शंस के बाद। और फिर क्या हुआ? जो गोवा, दमन और दीव थे वो क्या बन गए? हमारी कंट्री के यूनियन टेरिटरी बन गए। राइट, गेटिंग माय पॉइंट? देखो क्या सिचुएशन थी, पोर्टुगीज का कंट्रोल था। राइट, 16th सेंचुरी से पोर्टुगीज इस एरिया को कैप्चर किए हुए थे। तो जब हमारी कंट्री ने इंडिपेंडेंस गेन की तो दे रिफ्यूज्ड दैट वी आर नॉट गिविंग यू ऑटोनॉमी, राइट, बिकॉज इट इज आवर टेरिटरी। तो उन्होंने क्या कर दिया? बल्कि बदले में क्या किया? हमारी कंट्री के लोगों को रिप्रेस करना शुरू कर दिया, सिविल राइट्स छीन लिए, लोगों को जबरदस्ती रिलीजन चेंज करवा दिया। राइट, तो गवर्नमेंट ने क्या माना कि ना इट इज नॉट बेटर ना कि हमारी कंट्री का पार्ट है वो हमारी कंट्री में इंक्लूड नहीं हो रहा है। तो फाइनली व्हाट वी हैड टू डू, हम लोगों को अपनी आर्मी यूज करनी पड़ी, एक टाइप से 2 day एक्शन करना पड़ा, और फाइनली तब जाके गोवा और दमन और दीव हमारी कंट्री का पार्ट बने। राइट, उसके बाद फिर क्या हुआ? अनदर कॉम्प्लिकेशंस आर सून। फिर क्या हुआ? उसके बाद दूसरा क्या हो गया? दूसरी कॉम्प्लिकेशंस मतलब दूसरी प्रॉब्लम शुरू हो गई। यहां से देखो क्या हुआ? लेड बाय द महाराष्ट्रवादी गमनांतक पार्टी वन सेक्शन डिजायर दैट गोवा एज अ मराठी स्पीकिंग एरिया शुड मर्ज विद महाराष्ट्र। मतलब अब एक और प्रॉब्लम, मतलब एक तो पहले तो अभी यही नहीं था कि वो इंडिया का पार्ट है, अब जैसे वो इंडिया का पार्ट बना तब प्रॉब्लम क्या राइज हुई? तब प्रॉब्लम ये राइज हुई कि जो भी लोग अब मराठी लैंग्वेज बोल रहे हैं उनका क्या होना चाहिए? दैट एरिया शुड बी मर्ज विद महाराष्ट्र। राइट, however many Goans were keen to retain a separate Goan identity and culture, particularly the Konkani language। अगर आप लोगों को पता हो गोवा की लैंग्वेज कोंकणी है ना, तो बहुत सारे लोग क्या सोच रहे थे कि हम अपनी गोवा की आइडेंटिटी को, क्योंकि भाई क्यों मर्ज हो किसी में? ऑफ कोर्स अगर वो लोग बोल रहे हैं लैंग्वेज तो दैट्स नॉट एप्रोप्रिएट ना कि आप उनको दूसरे स्टेट में ही मर्ज करवा दो। तो कुछ लोग ऐसे थे कि नहीं, हमें तो एक सेपरेट गोवा आइडेंटिटी चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ आवर कल्चर। और बेसिकली वो कौन से लोग थे? दोज हु वर सेइंग सो, दे वर द पीपल ऑफ कोंकणी लैंग्वेज। सो दे वर लेड बाय यूनाइटेड गोवा पार्टी। उनको किसने किया? UGP, उसने उसको लेड किया। फिर क्या हुआ? इन जनवरी 1967 द सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्ड अ स्पेशल opinion poll in Goa asking people to decide if they wanted to be the part of Maharashtra or remain separate। मतलब अब देखो अगर कंट्री में इतनी सारी प्रॉब्लम थी तो ऑफ कोर्स इट वाज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट ना टू आस्क फ्रॉम द पीपल एटलीस्ट दैट वेयर दे वांट टू बी, वो कहाँ रहना चाह रहे हैं, वो कहाँ रहना चाह रहे हैं, या वो महाराष्ट्र में इंक्लूड होना चाह रहे हैं या फिर एक सेपरेट स्टेट की फॉर्म में रहना चाह रहे हैं। फिर क्या हुआ? आ रेफरेंडम लाइक प्रोसीजर वाज यूज्ड टू असर्टेन पीपल्स विशेस ऑन द इशू। मतलब एक रेफरेंडम जैसा होता है, रेफरेंडम मतलब जहां पर लोगों से पूछा जाता है वेदर मतलब डू यू सपोर्ट इट और नॉट। तो एक रेफरेंडम जैसा हुआ, और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मेजॉरिटी में क्या हुआ कि एक रेफरेंडम जैसी प्रोसीजर हुई। फिर क्या हुआ? द मेजॉरिटी वोटेड इन फेवर ऑफ रिमेनिंग आउटसाइड ऑफ महाराष्ट्र, और मोस्ट ऑफ द पीपल ने क्या बोल दिया कि नहीं, हमें इंडिया के साथ मर्ज, मतलब हमें महाराष्ट्र के साथ मर्ज नहीं होना, हमें तो अपनी सेपरेट आइडेंटिटी रखनी है। दस गोवा कंटिन्यूड एज अ यूनियन टेरिटरी। मतलब अब हमने पढ़ा था ना कि गोवा को यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट किया था 1961 जब हम लोगों ने अपने 2 days तक एक्शन किया, उसके बाद गोवा को इंडिया का पार्ट बनाया। राइट, तो फिर अब क्या हुआ? फाइनली लोगों ने, मेजॉरिटी पीपल ने मना कर दिया कि हमें तो महाराष्ट्र में इंक्लूड नहीं होना। सो दिस गोवा कंटिन्यूड एज अ यूनियन टेरिटरी।
गोवा फिर क्या करता रहा, एक यूनियन टेरिटरी की फॉर्म में वर्क करता रहा। फिर फाइनली क्या हुआ, फिर फाइनली 1987 गोवा बिकेम अ स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन। और फाइनली क्या हुआ, 1987 में जाके ये फुल स्टेट बन गया हमारी कंट्री का, राइट। और 1987 में जाके हमारे यूनियन का एक और स्टेट बन गया, दैट वाज गोवा। सो दिस वाज ऑल अबाउट गोवा। आई होप ये आपको क्लियर है। अब देखो, गोवा बैक विद द मोटेरी एंड इंडिया फ्लेस ओवर पंजिम प्रोक्लेम रिबलेशन फ्रॉम कॉलोनियल टेरर। मतलब ये वो तब की पीरियड है कि गोवा हमारे पार्ट में आ गया, फाइन। तो अब देखो ये सारी की सारी चीजें हम लोगों को क्या मेंशन करवा रहे हैं, अब ये सारी की सारी चीजें आप लोगों ने इतने सारे मूवमेंट्स देख लिए है ना, वी आर एबल टू सी सिचुएशन गोवा की पूरी आपको क्लियर है आई थिंक। अब देखो लोग अपनी ना आइडेंटिटी को स्पेशली ना बहुत लव करते हैं, क्योंकि देखो अगर जैसे गोवा का एग्जांपल ले लो आप, अगर गोवा महाराष्ट्र के साथ मर्ज हो जाता तो क्या गोवा की सेपरेट आइडेंटिटी बच जाती? इट वाज नेवर पॉसिबल। एंड बिकॉज पीपल वांट दैट यस वी शुड हैव आवर सेपरेट आइडेंटिटी, इसलिए क्या होता है, इसलिए हमेशा लोग ज्यादा से ज्यादा ऑटोनॉमी की डिमांड करते हैं। एंड ऑल दीज थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड इन द चैप्टर फ्रॉम स्टार्टिंग टिल एंडिंग। यही तो सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस की हैं कि कैसे कैसे डिमांड अराइज होती है कंट्री में, राइट। और अगर उनको प्रॉपर्ली टैकल नहीं किया जाता तो ये क्या बन जाती है, कंट्री के ब्रेकिंग के लिए, मतलब कंट्री को ब्रेक डाउन करवाने के लिए ऑफकोर्स बहुत सफिशिएंट होती है। आप लोगों ने नाइजीरियन एग्जाम्पल पढ़ा था, हमने वेस्ट इंडीज का एग्जाम्पल पढ़ा था कि अगर आप लोग उन सारी चीजों को प्रॉपर्ली टैकल नहीं कर पाते तो इट इज वेरी डेंजरस फॉर द कंट्री, राइट। और कहीं ना कहीं वो यूनिटी के लिए सबसे ज्यादा डेंजरस हो जाती है। तो व्हाट इज द लेसन फ्रॉम द चैप्टर? अब देखो डिमांड्स क्यों अराइज हो रही हैं, डिमांड्स अराइज होने के लिए कई सारे रीजन आप लोगों ने पढ़े ना। लेस डेवलपमेंट हो सकता है, लोगों की नीड्स का फुलफिलमेंट ना होना हो सकता है, राइट। कई बार ऐसा हो सकता है कि लोगों को इंपॉर्टेंस ना मिले, जैसे कोई अगर माइनॉरिटी एरिया तो दे विल बी डिमांडिंग फॉर द ऑटोनॉमी। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स कैन बी रिस्पॉन्सिबल, बट द मेजर थिंग इज दैट बिकॉज इंडिया इज ह्यूज डाइवर्स कंट्री and on the basis of the diversity people feel that we are separate from other groups and just because of that हम अलग हैं तो हमें भी अलग आइडेंटिटी चाहिए। तो डाइवर्सिटी हमारा सबसे बेसिक रीजन होता है कि हम ऑटोनॉमीज की डिमांड करना शुरू कर देते हैं, राइट। अब वही डाइवर्सिटी, अब देखो डाइवर्सिटी कैन बी द हर्डल इन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री एंड डाइवर्सिटी कैन बी सेलिब्रेटेड ऑल्सो। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट कर रहे हैं या फिर हम उस डाइवर्सिटी को अपनी कंट्री की डेवलपमेंट में एज अ हर्डल, राइट, एज अ ब्रेकर उसको यूज कर रहे हैं। वो क्या होनी चाहिए? तो इसके लिए अब हमारी कंट्री के लिए वेरी मच रिक्वायर्ड ये है, बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है कि हम क्या करें कि हम अपनी कंट्री की यूनिटी को हर्डल ना बनाएं। वी शुड सेलिब्रेट इट। द पीपल हु आर इन मेजॉरिटी दे शुड रिस्पेक्ट दोज हु इन द माइनॉरिटी। अलॉन्ग विद दैट गवर्नमेंट शुड टेक सम मेजर स्टेप्स फॉर इट। मतलब गवर्नमेंट ये इंश्योर करवाए कि अगर माइनॉरिटी भी है इवन देन देयर राइट्स विल बी प्रोटेक्टेड। मतलब दिस काइंड ऑफ सोल्यूशन शुड बी देयर, राइट। अब देखो रीजनल एस्पिरेशंस अगर अराइज हो रही है देयर इज नथिंग बैड इन दैट, लेकिन सोच के देखो अगर हर बार ऐसी ही रीजनल एस्पिरेशंस अराइज हो रही हैं और हम लोग उनको प्रॉपर्ली टैकल नहीं कर पाए तो दिस सिचुएशन कैन बी प्रॉब्लमेटिक फॉर द कंट्री, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी एंड ऑलवेज वी से दैट यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जो दुनिया में सबसे यूनिक एग्जाम्पल डेमोक्रेसी का रिप्रेजेंट करता है दैट इज इंडिया ओनली। तो अगर प्रॉब्लम देखो अगर ऑटोनॉमीज के लिए डिमांड उठ रही दैट इज ऑल ओके, बट उन प्रॉब्लम्स को कैसे फाइंड आउट करना है, उन प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल करना है, वो चीजें बहुत डिफिकल्ट हो जाती हैं, राइट। और अगर उनको प्रॉपरली अगर हम लोग सॉर्ट आउट नहीं करते तो दे कैन क्रिएट प्रॉब्लम्स, राइट। और देखो इंडिया ने, हालांकि हमारी कंट्री में प्रॉब्लम्स हुई, वी हैव अंडरस्टूड ऑल द सिनेरियोज, और ऐसा नहीं कि डिमांड आगे अराइज नहीं होंगी, बिकॉज इट इज गुड। इसका मतलब क्या है कि हमारी डेमोक्रेसी वर्किंग है अगर डिमांड्स उठ रही हैं, क्योंकि डिमांड्स तभी उठ ना जब डेमोक्रेसी है हमारी कंट्री में। अगर डिक्टेटरशिप होती तो हम आवाज ही नहीं उठा पाते। तो इट इज द सिंबल कि डेमोक्रेसी अलाइव है हमारी कंट्री में। बट इवन देन वो जो डिमांड्स है ना उनको कैसे टैकल करना है दैट शुड बी हैंडल्ड प्रॉपरली बाय द कंट्री, राइट। कि वो किस सिचुएशन में है, वो हमारी डिमांड्स हैं, दे शुड बी डन इन द प्रॉपर मैनर, ताकि हमारी कंट्री ऐसी कंट्री बने जो वर्ल्ड में यू कैन से वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, बट इवन देन वो डाइवर्सिटी को भी एंजॉय करे और उन सारी की सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी फाइंड आउट करे। लोग ये भी ओपनली बोल सके कि हमें आइडेंटिटी चाहिए
और हम उनको वो रैशनल बेस भी प्रोवाइड कर रहे हैं कि अगर आपको आइडेंटिटी मिल रही है तो क्यों मिल रही है, और इफ यू आर नॉट गेटिंग दिस व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट. मतलब सप्रेशन ना हो कहीं पर भी, दैट शुड बी देयर. And for that, the biggest thing, the biggest solution is there should be a feeling of security in the mind of every community. अगर ऐसा होगा तो डेफिनेटली लोग क्या फील करेंगे, वो सेपरेट होने से पहले, मतलब ऑटोनॉमी की डिमांड अच्छी है लेकिन वो सेपरेट होने से पहले क्या सोचेंगे कि यस यही कंट्री सबसे बेस्ट है वर्ल्ड की, जो हमें क्या कर रही है, हमें सारी ऑटोनॉमीज प्रोवाइड करवा रही है. तो देयर शुड बी अ फीलिंग ऑफ जस्ट लाइक दैट सिक्योरिटी इन द माइंड ऑफ एवरी इंडियन. As I told you ना कि नक्सलाइट मूवमेंट क्यों शुरू हुआ, बिकॉज ऑफ द इनसिक्योरिटी. तो ड्यूटी ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी दैट देयर शुड बी नो इनसिक्योरिटी फीलिंग इन द माइंड ऑफ एनी पर्सन. इनसिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए. और अगर इनसिक्योरिटी नहीं है तो व्हाट विल हैपन, अगर इनसिक्योरिटी नहीं है तो पीपल विल बी एंजॉयिंग डाइवर्सिटी ऑल्सो, यूनिटी ऑल्सो, राइट. और जो हमारी कंट्री वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, ये क्या एग्जाम्पल रिप्रेजेंट करेगी कि कैसे डाइवर्सिटी को रखना नहीं बल्कि उस डाइवर्सिटी के साथ कैसे डेवलपमेंट करना है. We will be able to set that example also in front of the world. So I hope till here, or you can say complete chapter we have done in 13 parts, right? And I hope all those 13 parts are completely clear to all of you, right? If you are having doubts, you can ask your doubts and queries in comment section. And if you are getting something positive from the video, please like the video and subscribe the channel. We will meet in next video with the NCERT solution of the chapter. Till then, try to revise everything, because if you will not revise, you will be forgetting the things, facts, right? So try to revise everything. We will meet in next video. Till then, keep studying, keep learning, and definitely stay connected. Thank you. Thanks a lot.